हेलो। हाँ भाई, तो लास्ट टाइम पे हम देख रहे थे कटिंग ऑफ द मिरर। तो देखा था हमने कि अगर आप किसी मिरर को कट कर देते हो और उसके किसी पार्ट को अगर डिस्प्लेस नहीं करते हो तो उसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अभी भी वो छोटे छोटे पोर्शन जो हैं वो इमेज का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ऐसा करने से नंबर ऑफ इमेजेस और इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इमेज की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कुछ रेज जो मिरर के ऊपर गिरनी चाहिए थी वो रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं और सीधी सीधी आगे निकल जाती हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि अगर आपने सिर्फ मिरर को कट किया है, ठीक है ना, और उसे डिस्प्लेस नहीं किया है, तो फिर इमेज की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस और पोजीशन ऑफ इमेज पे फर्क कब पड़ेगा? तो ये हमने सेकंड केस देखा था, जब आप मिरर्स को क्या कर देते हो, कट। अगर आपने मिरर को कट किया है और उसके बचे हुए जो पोर्शन है उनको उठा के डिस्प्लेस कर दिया, तो फिर ऑप्टिकल एक्सिस इंडिविजुअल पीस की क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और क्योंकि दोनों की ऑप्टिकल एक्सिस अलग अलग हो जाती है तो दोनों उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और उसकी इमेजेस दो अलग जगह पे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ नई ऑप्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को मानते हुए उसकी इमेज का फॉर्मेशन करना होगा। जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा था जहाँ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, मिरर को मैंने बीच से कट किया था और एक को 1 सेंटीमीटर ऊपर और दूसरे को 2 सेंटीमीटर नीचे डिस्प्लेस किया था। क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी, इसलिए इमेज भी कहाँ बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बस इमेज कैसी बनी थी, इन्वर्टेड। ठीक है ना, तो इसी पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मान लो यही आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ रखी हुई है हमारी ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ले लेता हूं मैं 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मैंने ले ली है 10 सेंटीमीटर। मिरर को हमने बीच से कट कर दिया है। ऊपर वाले पोर्शन को मैं 3 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाता हूँ और नीचे वाले पोर्शन को मैं 1 सेंटीमीटर नीचे लेके जाता हूँ। तो आपको बतानी है पहली चीज तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी और दूसरा सेपरेशन उनके बीच में कितना होगा। याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, बस इन्वर्टेड बनती है। हाँ भाई, तो एकदम साधारण सवाल है। मैं नया मिरर ड्रॉ कर देता हूँ, कहाँ आ जाएगा। आपने नीचे वाले पोर्शन को 1 सेंटीमीटर नीचे किया है तो उसकी ऑप्टिकल एक्सिस भी नीचे आ गई होगी, कितनी, 1 सेंटीमीटर। ऊपर वाले मिरर की ऑप्टिकल एक्सिस ऊपर चली गई होगी, कितना, 3 सेंटीमीटर। और ये आपका ऊपर वाला पोर्शन है। तो क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्ट का है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, तो इमेज का फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, बस इन्वर्टेड होगा। तो ऊपर वाले मिरर की ऑप्टिकल एक्सिस से 3 सेंटीमीटर नीचे है तो वो इमेज जो बनाएगा वो बना देगा 3 सेंटीमीटर ऊपर। ये भी हमें 3 सेंटीमीटर पता है।
ये 1 सेंटीमीटर है आपका, तो ये भी कहाँ बना देगा, 1 सेंटीमीटर नीचे उसकी इमेज बनाएगा, जहां मैं कह सकता हूँ I2, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ इमेजेस का आंसर तो 2 आ गया, और सेपरेशन उनके बीच में कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट? चलिए एक और कर लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा कि सबको क्लियर हो गया है या नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको इमेज वगैरह नहीं निकालनी पड़े। तो वही मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेता हूँ इस बार 40 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी 40 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमने कट किया है, इस पोर्शन को ऊपर ले जाते हैं हम 4 सेंटीमीटर, और इस पोर्शन को ऊपर ले जाते हैं हम 3 सेंटीमीटर। तो अब बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। सौम्या जी मैं धीमे ही बोल पाऊंगा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा दया धर्म रखें। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सुनाई ही नहीं दे रहा हो? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही हो तो बताओ भाई, मैं वॉल्यूम यहाँ से, अच्छा मेरे लैपटॉप की भी वॉल्यूम कम है, तुम्हारी गलती नहीं है। अब आ रही है, अब शायद बड़ी होगी। चलो भाई जल्दी से बता दो नंबर ऑफ इमेजेस और सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस। अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है भाई सबका? सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। देखो भाई ऊपर वाला पोर्शन ऊपर गया है कितना, 4 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? ऊपर वाली एक्सिस ऊपर गई है 4 सेंटीमीटर, उसके लिए ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर नीचे है, तो उसने 4 सेंटीमीटर ऊपर उसकी इमेज 1 बना दी होगी, है कि नहीं, I1। तो I1 की हाइट पुरानी वाली एक्सिस से कितनी है? I1 की हाइट पुरानी वाली एक्सिस से आपको दिख जाएगी सीधे सीधे से 8 सेंटीमीटर है। समझ आया? सिमिलरली अब आपने क्या किया है, अब आपने 3 सेंटीमीटर वाली
जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो नीचे वाले पोर्शन का किया है। तो नीचे वाला पोर्शन कितना ऊपर गया है? नीचे वाला पोर्शन हम देख सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर ऊपर गया है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट किधर होगी? देख पा रहे हो ना सीधे सीधे से? आपको यही तो पता करना है कि किधर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो नीचे वाले के लिए भी देखें तो ऊपर फॉर्म करेगा या नीचे फॉर्म करेगा, ये बताओ। इधर मिरर है आपका, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर चला गया तो रेज यहाँ पे टकरा के कहाँ फॉर्म करने वाली है इमेज? ऊपर फॉर्म करेगा। उसके कितना ऊपर फॉर्म करेगा? 6 सेंटीमीटर ऊपर फॉर्म करेगा। I2 3 ऊपर, तो टोटल क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया? सेपरेशन तो मात्र रह गया 2 सेंटीमीटर। अरे समझ आया क्या? किसी को कोई डाउट है? अरे सिंपल ही है, अगर ऑप्टिकल एक्सिस के नीचे है तो ऊपर बना देगा, ऊपर है तो नीचे बना देगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो। क्लियर है क्या? चलो, तो कर्व्ड मिरर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन कि कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, फाइनल साइज क्या होगा, मैग्निफिकेशन वगैरह जो हमने देखा था। उसके बाद इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हम निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, जैसे कटिंग द मिरर, तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब मेंस के अंदर थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। पर मेन आपको किस पे फोकस करना है, समझ आ गया होगा शायद, ठीक है ना, मिरर फॉर्मूला और उन चीजों पे। क्लियर है क्या सबका? ठीक है ना। इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन भी हमने कर ही लिए हैं, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी वाले। बस अब हम शुरू कर सकते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन जो 8 लेक्चर चला है। अब इसी तरह से हमें पढ़ना होगा रिफ्रैक्शन। तो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे बोला जाता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी एक फिनोमिना है जिसे हम डिफाइन करते हैं कि अगर लाइट किसी मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और उसका पाथ डिविएट हो जाता है तो फिर उसे आप कह देते हो क्या? रिफ्रैक्शन। अच्छा, पाथ तो डिविएट रिफ्लेक्शन में भी होता है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि रिफ्लेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी अपने पाथ को डिविएट करने के बाद सेम मीडियम में वापस आ जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट जो है वो दूसरे मीडियम के अंदर जाती है। समझ आ रही बात? तो सिंपली आप क्या कह सकते हो? द deviation of light from its path while moving from one medium to another is called refraction। तो याद रखना, रिफ्रैक्शन होने के लिए लाइट का दूसरे मीडियम में जाना बहुत ही जरूरी है। यानी कि इस तरह से अगर हम मीडियम 1 ले रहे हैं, यहाँ पे ये मैं ले लेता हूँ मीडियम 2, ये आपका नॉर्मल है, और लाइट रे इस तरह से आती है, टकराती है और इस तरह से चली जाती है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जो एंगल इंसिडेंस का है ऑब्वियसली उसे आई कह देंगे, और रिफ्रैक्शन के को आर बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो याद रखना, रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में ही जानी चाहिए, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां लिख दूं जो कि दिमाग से निकलने ही नहीं चाहिए बिल्कुल। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग मीडियम। मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद है कि नहीं है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कॉमन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, V बराबर एफ लैम्डा, ठीक है ना। V बराबर एफ लैम्डा, तो मीडियम चेंज करने से अगर F कांस्टेंट रहता है यानी V1 बाय लैम्डा 1, ये इक्वल हो जाता है V2 बाय लैम्डा 2।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दो मीडियम्स के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इस मीडियम में जो रहेगी वही इस मीडियम में रहेगी। यहाँ अगर V1 था, λ1 था, F था, तो यहाँ पे होगा V2 λ2 और F सेम रहने वाला है। समझ आई बात? तीसरी चीज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम डिपेंडेंट, इज मीडियम डिपेंडेंट। मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट। क्या होती है? तो अगर हम वैक्यूम के अंदर बात करें, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? तो C से डिनोट कर दिया जाता है और उसकी वैल्यू होती है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जहां म्यू नॉट आपकी परमिएबिलिटी है और एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी है, तो नियरली हमें मिल जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि अगर किसी मीडियम में डिफाइन करना है आपको, इन अ मीडियम, तो हम जानते हैं कि हम रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता था एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिमिलरली म्यू इंटू म्यू नॉट। समझ आ रही बात? ये हो जाएगा आपका C, सॉरी इसे मैं V से डिनोट कर रहा हूँ किसी मीडियम में जो स्पीड है, ये हो जाएगा C/√ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन, जहां म्यू और एप्सिलॉन क्या है? ये है परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। जैसे ये है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ना कि फ्री स्पेस, और ये चीज है आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ आ रही है ना बात? तो किसी भी मीडियम में आप देख सकते हो कि स्पीड जो होगी वो C से तो कम ही होगी, क्योंकि जो म्यू है मीडियम के लिए और एप्सिलॉन है, दोनों ही 1 से बड़े होने वाले हैं। ठीक है ना? ये दोनों ही क्या होने वाले हैं? 1 से बड़े होने वाले हैं। तो ये चीज जो है छोटी होगी, किससे? C से होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो जनरली हम जो याद रख लेते हैं वो ये रख लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम जो होगी, ठीक है ना, वो हो जाएगी आपकी क्या? V, ये होगा C/म्यू। सिर्फ म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और म्यू को अलग नाम दे देते हैं हम, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ आई? म्यू एक्चुअली है क्या? तो म्यू सिंपली है √ऑफ म्यू ऑफ मीडियम इंटू एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। यहाँ पे मैं छोटा छोटा m और लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। परमिटिविटी और परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। समझ आया? सिंपली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है वो क्या हो जाता है? √ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंटू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हमेशा क्या होने वाली है? C से छोटी होने वाली है। एक नई टर्म हमने सीख ली, क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन क्या किया जाएगा? कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं डिफाइन कर सकता हूं द फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट reduces in a medium is called refractive index। यानी म्यू को डिफाइन किया गया है C/V, जहां V आपकी स्पीड इन मीडियम। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका था, इन्हें याद रखना है आपको। क्या क्या? कि बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है ना, और मीडियम चेंज करने पे फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो अभी तक सिर्फ एक चीज बताई कि रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है? डिविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ ऑन चेंजिंग द मीडियम। यानी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या नाम दे रहे हैं? रिफ्रैक्शन नाम दे रहे हैं। और उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है। तो कुछ लॉज हैं सिंपल, जैसे ये आपके पास मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है,
ठीक है ना। ये हमने ड्रॉ किया है, ऑब्वियसली इसे बोलते हैं नॉर्मल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है किससे, बाउंड्री से। बाउंड्री बेसिकली एक इमेजिनरी या फिर रियल लाइन हो सकती है जो कि दो मीडियम को क्या कर रही हो, सेपरेट कर रही हो। इस तरह से आपकी रे आती है और इस तरह से वो चली जाती है। तो अपने पाथ से दिख रहा है हमें कि वो डिविएट हो गई है, डेल्टा से मैं डिनोट कर सकता हूँ उसका डिविएशन, ठीक है ना। ये है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो पहला लॉ क्या है, पहला लॉ आ जाता है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, ठीक है ना। सिमिलर चीज है जैसे कि रिफ्लेक्शन के अंदर हुई थी, वैसी चीज रिफ्रैक्शन के अंदर होती है। सेकेंड लॉ जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो ये हमें रिलेशन देता है दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 में नाम दे रहा हूं उन्हें, और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। तो आप सिंपली कह सकते हो कि μ1 sin I ये इक्वल होता है μ2 sin R के। इसे हम कह देते हैं क्या, स्नेल्स लॉ। समझ आ रही है बात। तो अगर आपको दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हो। ये हमारे सिंपली दो लॉ हो जाते हैं। यहीं पे अगर हमसे कोई एंगल ऑफ डिविएशन पूछ ले, एंगल ऑफ डिविएशन अगर कोई पूछ लेता है, तो सिंपली हम एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा यहाँ पे बता सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ I माइनस R। क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा ही हो, ठीक है ना। कई बार बड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा केसेस के ऊपर। किसी को डाउट यहां तक कोई? सिंपल है, दो लॉज हैं, आपने सुने भी होंगे पहले। पहला लॉ सिंपल था, तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरी चीज μ1 sin I ये होता है μ2 sin R, ठीक है ना। चलो सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपका, स्पीड ऑफ लाइट reduces from c/3 reduces from c/2 to c/3 while moving from medium 1 to medium 2। Find the relative refractive index of medium 1। बता दो भाई। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन तो हो गया होगा, ठीक है। क्या दिया गया है आपको, तो उन्होंने सीधे दे दिया है कि आपको मीडियम 1 में अगर मैं लिखूं मीडियम 1, तो आप सिंपली कह सकते हो कि c/μ ये आपको दिया गया है क्या, c/2।
और सिमिलरली मीडियम 2 में अगर बोला जाए तो c बाय म्यू 2, ये आपको दिया गया है c बाय 3, ठीक है ना। तो सिंपली आप कह सकते हो कि मीडियम 1 का रिलेटिव टू 2 चाहिए हमें, यानी म्यू 1 बाय म्यू 2 की वैल्यू चाहिए, तो वो आपको कितना मिल जाएगा 2 बाय 3। तो ध्यान रखना कई लोगों ने 3 बाय 2 आंसर दिया है भर भर के, रिलेटिव का मतलब याद रखो। ठीक है ना, रिलेटिव मतलब जिसका रिलेटिव चाहिए उसको ऊपर रखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर। क्लियर है क्या? चलो चलो एक और सवाल कर लेते हैं, एकदम टाइम पास क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका मीडियम 2 है, ये आपका मीडियम 1 है। ठीक है ना। ये मैं ले लेता हूँ म्यू बराबर √2 दिया हुआ है हमें, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो कि 30 डिग्री है। ठीक है, तो आपको बताना है पहली चीज तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा आपको बताना है एंगल ऑफ डिविएशन। और ये एयर से लेके आ रहे हैं, एयर का मतलब होता है वैक्यूम। ठीक है, तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ करने ही नहीं है इसमें। तो हमें यूज करना है म्यू 1 साइन आई, ये होना चाहिए म्यू 2 साइन आर। तो म्यू 1 मीडियम 1 का ले लेता हूं मैं, एयर यानी कि वैक्यूम तो 1 है इसका, साइन आई यानी कि 30 डिग्री, ये होना चाहिए म्यू 2 इंटू साइन आर। ठीक है ना, आर ही हमें फाइंड करना है, म्यू 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ मिल गया आपको 1/2, ये होना चाहिए √2 साइन आर। आर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, साइन इनवर्स 1/2√2। तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिविएशन हमसे पूछा गया है, एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा हम सिंपली बता सकते हैं कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 1/2√2। किसी को कोई कष्ट या समस्या? एकदम टाइम पास सवाल था, स्नेल्स लॉ यूज करना था, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो, अब मान लो कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ये रहा प्रश्न। ये, अरे किसी का वीडियो चालू हो गया, क्यों चालू हो गया भाई, बंद कर लो। ये है भाई n बराबर 1, और ये है भाई n बराबर 2, n बराबर 3, 6, 8, इसे भी बदल लेते हैं 10।
ये हमारी रे आके गिरी है इस तरह से 30 डिग्री पे, एन यानी म्यू होता है, कंफ्यूज मत होना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, ठीक है। तो आपको बताना है फाइनल एंगल जिसपे कि रे एग्जिट करेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। आर, आर क्या होगा, दूसरा नेट डेविएशन कितना होगा, बताइए, एकदम टाइम पास सवाल। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है ये, आंसर लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, गंदा सा आंसर आएगा। तो मैं बता दूं एक चीज, आप करते क्या, आप सिंपली यहाँ पे लिखते हैं n1 sin i, इसे लिखते हैं n2 sin r, फिर ये देखो जरा, जो i होता है उस हिसाब से कुछ r होगा, और वही तो वापस से एंगल ऑफ इंसिडेंस बनने वाला है, फिर कुछ r आएगा और फिर वह एंगल ऑफ इंसिडेंस बनने वाला है। तो यानी कि हम फर्स्ट मीडियम, मीडियम 1 एंड मीडियम कौन से नंबर का है, 1 2 3 4 5 5 के लिए स्नेल्स लॉ डायरेक्टली लगा सकते हैं। यानी कि मैं सिंपली लिख सकता हूं 1 sin 30 डिग्री, ये होना चाहिए 10 sin r, और r को मैं सिंपली लिख सकता हूं sin इनवर्स 1/20। और डिविएशन का जो एंगल है उसे भी सिंपली लिखा जा सकता है क्या, 30 डिग्री माइनस sin इनवर्स 1/20। अरे समझ आया क्या। पर यहाँ पे मैं एक नोट लिखा रहा हूं आपको, और वही सबसे जरूरी चीज है, नोट ये है कि किन्हीं भी दो मीडियम के बीच में आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। स्नेल्स लॉ कैन बी अप्लाइड बिटवीन एनी टू मीडियम्स, एनी टू मीडियम्स, ठीक है ना। आपसे मैंने पूछा होता n बराबर 8 में रिफ्रैक्शन क्या है, तो आप n1 sin i बराबर n2 sin r यहाँ पे लगा देते हैं, इसको मीडियम 2 मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो किन्हीं भी दो मीडियम्स के लगाया जा सकता है as long as the light travels from rarer to denser medium। इस चीज का खास ध्यान रखना कि आप जो रैंडमली किसी भी दो मीडियम के बीच में n1 sin i और n2 sin r लगा रहे हो, वो तभी आपको लगाना है जब लाइट हमेशा किसी ना किसी रेयरर यानी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से डेंसर यानी कि ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जा रही हो। अगर बीच में कहीं उल्टा हो गया तो संभावना होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो हम आगे पढ़ेंगे होता क्या है, तब मैं वापस से बताऊंगा ये चीज। पर अभी बस नोट में मैंने ये लिखा दिया है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है कि 4-5 मीडियम दिए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो आप किन्हीं भी दो मीडियम के बीच में n1 sin i और n2 sin r लगा सकते हो, अगर अगर लाइट हमेशा रेयरर यानी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से डेंसर यानी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम की तरफ जा रही है तो। अरे बात समझ आई क्या, बात समझ आई, इसमें किसी को दिक्कत है क्या आंसर में। sin 30 हो गया 1/2, तो r आ गया sin इनवर्स 1/20। अरे क्लियर है, किसी ने इसमें डाउट पूछा है। अप्लाइड बाय, बिटवीन लिखा है, बाय नहीं है, B/Y, बिटवीन। किसी ने हैंड रेज किया है, बेटा डाउट है क्या, हैंड रेज किया है या गलती से हो गया है।
चलो भाई आगे चलें। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो बड़ी आसान आसान है, n1 sin i n2 sin r, ये तो सभी कोई कर लेगा। अब चल लेते हैं मेन फिनोमेना जो होते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो फिनोमेना है वो कहाँ का काम आता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आता है हमें एपरेंट डेप्थ की कैलकुलेशन में, एपरेंट डेप्थ की कैलकुलेशन। तो एपरेंट डेप्थ की कैलकुलेशन का मतलब क्या हो जाता है कि जो डेप्थ रियल नहीं है आपको वैसी महसूस हो रही है। क्या मतलब हुआ इसका, ऐसा मान लो कि एक कंटेनर है आपके पास जिसमें कि कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, और उसमें बॉटम में एक कॉइन रखा हुआ है। तो हम सभी ने महसूस किया है कि कॉइन हमें कहाँ दिखता है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर दिखता है ग्राउंड लेवल से। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण बताया जाता है कि रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, जब भी मैं रिफ्रैक्शन की बात करूंगा, मैं आपसे रिफ्लेक्शन में मैंने एक चीज बताई थी कि हम कैसा लेते हैं, पैरेक्सियल रेज लेते हैं। तो यहां भी अगर कुछ नहीं बोला गया है तो पैरेक्सियल रेज लेनी होती है, या फिर बोला जाता है उसे नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नियर नॉर्मल इंसिडेंस। समझ आ रही है बात। नियर नॉर्मल यानी यहां से जो नॉर्मल बन रहा है उसके पास से ही कहीं मैं देख रहा हूं, ये मेरी आंख है, दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखा जाता है कि एक्चुअल डेप्थ अगर h थी तो जो कॉइन रखा हुआ है आपका 5 रुपए का वो आपको h नीचे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। तो वही हमें कैलकुलेट करना है कि कितना होगा, कितनी हाइट पे हमें वो दिख रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली रे कहां से टकरा के जाएगी बाहर, कॉइन को दिखना है तो कॉइन से रे टकरा के बाहर जानी चाहिए, तो रे इस तरह से कुछ जा रही होगी, और मैं मान लेता हूं कि वो इस तरह से घूम जाती है और आंख के अंदर चली जाती है। तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यहां मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और यहां मान लेता हूं मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं सबसे पहले तो आपको दिख जाएगा सिंपली μ2, या इसको सुविधा के लिए μ1 ले लेते हैं, क्योंकि इंसिडेंस जनरली 1 मीडियम में लिखते हैं तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो ये ले लेता हूं मैं μ2 और ये ले लेता हूं मैं μ1। तो मैं लिखूंगा μ1 sin i, ये हो जाना चाहिए क्या, μ2 sin r। इसमें तो किसी को कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए। अब देखो इमेज फॉर्म कैसे होती है, तो इमेज फॉर्म होती थी रिफ्लेक्शन के केस में, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है उसमें आपको पता है इमेज फॉर्म होती है या तो जब रिफ्लेक्टेड रेज किसी जगह आके मीट करें, या वर्चुअल इमेज के केस में रिफ्लेक्टेड रेज कहीं मीट करती हुई लग रही हो। तो सेम चीज यहां है, यहां तो रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा तो रे तो लौट के वापस आने नहीं वाली, तो सिंपली जहां से रे आपको आती हुई लग रही होगी उसी को एक्सटेंड करके आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे और वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। जैसे एक रे जो इस तरह से आई होगी, ध्यान से देखना, 0 डिग्री पे गिरी होगी वो तो एज इट इज सीधी निकल जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि साइन आई 0 है तो साइन आर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो जो नॉर्मली गिर रही है सरफेस पे वो तो एज इट इज गिर गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था। तो कोई जब ये इसे देखेगा, यानी ये रे जब आंख के अंदर जाएगी, आंख थोड़ी सी बड़ी होनी पड़ेगी उसके लिए, तभी दोनों रेज जा सकती हैं आंख में, ठीक है ना। आंख कुछ इस तरह की है मान लो, तो आंख से अगर आप देखोगे तो ये रे जो गई है ये आपको आती हुई कहां से दिखेगी, ये तो सीधी सीधी यहीं से आती हुई दिख रही है एक्सटेंड करेंगे तो, लेकिन ये वाली रे जो अपने पाथ से डिविएट हो गई है उसे अगर एक्सटेंड किया जाए तो वो कुछ यहां से आती हुई दिखेगी हमें, बिल्कुल डायनासोर की आंख है भाई, ठीक है ना। तो दोनों रेज जहां इंटरसेक्ट हुई हैं यानी कि कुछ इस जगह आपको क्या दिखने वाला है, कॉइन दिखने वाला है। तो जो एक्चुअल डेप्थ थी d या h जिसे मैंने कहा है एक्चुअल डेप्थ, तो अब जो आपको डेप्थ दिख रही होगी वो दिखेगी कुछ h डैश, तो इसी h डैश को हम कह देते हैं क्या, एपरेंट डेप्थ। अरे समझ आई क्या बात, मैंने किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन किया आपको ये समझ आया। एक रे हमेशा मैं सीधी सीधी भेज दूंगा क्योंकि उसके लिए i 0 होगा तो r भी 0 होगा, वो तो सीधी चली जाएगी, तो वो तो एज इट इज दिखने वाली है कोई बाहर से देखे तो।
लेकिन दूसरी रे जो अपने पास से डिविएट हुई थी उसे मैंने पीछे एक्सटेंड किया, जहां दो रेज इंटरसेक्ट कर गई वहीं पे हमें इमेज दिख रही होगी। तो इसी एच डैश को मैंने क्या कह दिया, एपरेंट डेप्थ कह दिया है। अब मुझे यही कैलकुलेट करना है। अच्छा ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, तो ये एंगल आर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। और ऑल्टरनेटिंग एंगल से ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, ये जो डिस्टेंस जहां पे ये हिट किया है इसे मैं बोल देता हूं एक्स। अच्छा, नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है? नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल। अरे सीधी सी बात है, क्योंकि एकदम नॉर्मली जब गिरती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, तो नियर नॉर्मल पे कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, यानी कि लेस देन 10 डिग्री होगा। तो हमारे अजम्पशंस वैलिड हो जाएंगे। कौन से अजम्पशन? साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई इज नियरली इक्वल टू tan आई। ये तभी लगा सकते हो जब आप एंगल छोटा होता है। बस अब यहां पे मैं देख लूंगा भाई, अगर मैं यहां से tan आई लिखने की कोशिश करूं, इस ट्रायंगल से देखो, tan आई लिखने की कोशिश करूं तो लिख सकता हूं x बाय एच। और अगर मैं tan r लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं x बाय एच डैश। अरे भाई बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, स्नेल्स लॉ को भी मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूं म्यू1 आई, ये होना चाहिए म्यू2 आर, क्योंकि साइन आई को आई लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को मैं लिख सकता हूं म्यू1 tan आई, ये होना चाहिए म्यू2 tan आर। तो यहीं पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो आपको मिल जाएगा क्या, ये सिंपली हमें मिल जाएगा म्यू1 tan आई की जगह रख सकते हैं x बाय एच, ये होना चाहिए म्यू2 tan आर की जगह पे x बाय एच डैश। और h डैश की वैल्यू आपको देखो क्या मिली है, वो मिली है h अपॉन म्यू1 बाय म्यू2। समझ आ रही है बात? ये हमें मिल जाती है क्या, एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, सिंपली क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हो जाएगा h डैश इज इक्वल टू h बाय म्यू रिलेटिव कह देते हैं इसे हम। म्यू रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव का मतलब हो जाता है सिंपली म्यू रिलेटिव इज म्यू ऑफ इंसिडेंस बाय म्यू ऑफ रिफ्रैक्शन। ये याद रखना, जिस मीडियम में रे इंसिडेंट हुई है अपॉन जिस मीडियम में रे रिफ्रैक्ट हुई है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि ऊपर क्या आएगा, इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन, तो ऐसा मान लो कि पहले इंसिडेंस होता है इसलिए इंसिडेंस ऊपर आएगा, बाद में रिफ्रैक्शन होता है इसलिए रिफ्रैक्शन नीचे आएगा। तो एपरेंट डेप्थ का आपको फॉर्मूला पता लग गया, वो हो जाएगा h बाय म्यू1 बाय म्यू2। अरे समझ आ रही है क्या बात? क्लियर है? ठीक है, तो एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑब्वियसली बार बार प्रूव नहीं करना है, रे डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ आंसर बताना है। तो ये रहा पानी, ये रही हमारी आलीशान मछली, और ये रही आपकी आंख जो कि है 4 मीटर की ऊंचाई पे पानी से, और ये दिया हुआ है आपका 10 मीटर नीचे। म्यू ऑफ वाटर ये होता है 4/3। तो आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ फिश, डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय द आई। बताइए, आंख को मछली कितनी दूर दिख रही होगी? बाहर एयर है, कुछ नहीं बोला गया तो बाहर एयर होती है, ठीक है ना। कौन सी मछली कोई बता सकता है? पिराना, पफर फिश, कार्टून वाली, ये सही आंसर है भाई एकदम।
कार्टून वाली फिश है। तो कितने, अरे बस ज्यादा लोग इसका आंसर क्यों दे रहे हैं भाई? डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस। अलग अलग आंसर आ रहे हैं सब लोगों के, होना नहीं चाहिए ऐसा। जी हाँ, तो बड़ा ही हलवा सवाल था। एच डैश 10/4/3। अरे इसमें था ही क्या भाई? इतने अलग अलग आंसर आ क्यों रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ये आपको मिल जाएगा कितना, 30/4। तो सरफेस से 30/4 नीचे वो दिख रही है, यानी कि 7.5 मीटर नीचे दिख रही है। तो आंख से डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस फ्रॉम आई, वो सिंपली क्या हो जाएगा, 7.5। अरे ये तो 4 मीटर ही दिखेगा ना आंख को, यानी कि 11.5 मीटर। अरे समझ आया कि नहीं? आसान सवाल था, सिंपली हमें फॉर्मूला अप्लाई करना था। ठीक है। ऐसी दूसरी चीज हो जाती है जिसे हम कहते हैं एपरेंट हाइट। एपरेंट हाइट यानी कि अब चीजें अगर बदल जाएं, मान लो ये कंटेनर है आपका, और इस बार हमारे पास एक जादुई कॉइन है जो हवा में लटक रहा है किसी हाइट h ऊपर, और आप यहां से देखने की कोशिश कर रहे हो, तो अब आपको कॉइन कितनी हाइट पे दिखेगा? बात समझ आ रही है? इस केस में थोड़ी सी बातें बदल जाएंगी। क्या होगा, रे इस तरह से गिरेगी और देखा गया है कि वो थोड़ी सी स्प्रेड हो जाती है। समझ आ रही है बात? तो आती हुई आपको कहां से दिखेगी? स्प्रेड मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल। गलत बना दिया डायग्राम। थोड़ी सी टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, तो आपको आती हुई दिखती है वो थोड़ी सी ऊपर से। अगर आप अपनी आंख को पानी के नीचे ले जाओ तो आपको वो दिखेगी थोड़ी सी ऊपर से, तो ये कहलाती है एच डैश, और इस एच डैश को हम कहते हैं एपरेंट हाइट। अरे बात समझ आई क्या? एपरेंट हाइट, ठीक है ना? तो ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, आर। और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये भी एंगल क्या होगा, आई। सेम फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, देखो जरा। इसे मैं कह देता हूं इंसिडेंस वाले को μ1, इसे मैं कह देता हूं μ2। तो μ1 sin i बराबर होना चाहिए μ2 sin r, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मैं अगर लिखूं tan i, सारी चीजें वही हैं, तो वो हो जाएगा x/h। और मैं लिखूं tan r, तो वो हो जाएगा x/h डैश। यहाँ पे अगर आप रखोगे तो μ1 x/h, ये होना चाहिए μ2 x/h डैश, और h डैश की आपको वैल्यू जो मिलेगी वो हो जाएगी क्या, h अपॉन μ1/μ2। अरे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तुम तो कहोगे सेम ही फॉर्मूला तो आया। अरे सेम ही फॉर्मूला तो आया, h डैश आया h/μ रिलेटिव। फिर से वही फॉर्मूला आया है, देख लो ध्यान से। इंसिडेंस इस बार ऊपर वाले में हुई थी, वो μ1 था, नीचे वाले में μ2 था। तो हमेशा याद रखना कि आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि एपरेंट डेप्थ हो या एपरेंट हाइट हो, फॉर्मूला सिंपली है h डैश बराबर h अपॉन म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव हमेशा है आपका क्या, म्यू ऑफ इंसिडेंस, जिस मीडियम में इंसिडेंस हुआ है, क्योंकि इंसिडेंस पहले होता है, बाय म्यू ऑफ रिफ्रैक्शन। अरे भाई समझ आया कि नहीं? अरे समझ आया? सिंपल फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है, बस डिस्टेंस बदल जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे दोनों चीजें क्लियर हो जाएं। तो ये हमारे पास एक बर्ड है और एक हमारे पास फिश है, पिछले ही सवाल वाली। ठीक है ना भाई? फिश जो है वो 10 मीटर नीचे है, बर्ड जो है वो 20 मीटर ऊपर है। तो आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ फिश
एज सीन बाय बर्ड, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। इसका म्यू 1 है, इसका म्यू ऑब्वियसली 4/3 है। अब सोच के देखो कितनी आश्चर्य की बात है। तुमने सुना होगा चिड़िया जो है वो मछली को खा जाती है कई बार पानी में से निकाल के। किंगफिशर नाम की एक चिड़िया होती है, वो पानी के अंदर से जीव जंतु खा सकती है, तो वो ये रिफ्रैक्शन की कैलकुलेशन कर लेती है। करती तो नहीं होगी उसे, मतलब इतना आइडिया है, समझ रहे हो। बेटा इसमें गुड आईज और बैड आईज की बात ही क्या है, ये तो परसेप्शन की बात है। आपकी आंख कैसी भी हो, रे अगर टेढ़ी दिखेगी तो रिफ्रैक्शन तो उनके लिए भी होता है, पर उनमें इतना टैलेंट भरा हुआ है कि वो मछली खा जाती है। फटाफट आंसर दे दो भाई, बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला अप्लाई करना है बस 2 बार। चलो भाई पहले अगर देख लेते हैं एज सीन बाय फिश, एज सीन बाय बर्ड। अगर बर्ड दिख रही है तो रे फिश में से जाएगी इस तरह से। तो पहले केस के लिए डी डैश मैं बोल दूंगा डी अपॉन μ1/μ2, यानी कि डी डैश हो जाएगा अपना 10 अपॉन इंसिडेंस किसमें हुआ है 4/3, और वहां तो 1 है, तो ये सिंपली मिल गया हमें कितना 7.5। तो एज सीन बाय बर्ड कितना होगा 20 + 7.5 यानी कि 27.5 मीटर। बहुत ही हलवा सवाल। अब अगर फिश देख रही है तो रे किस में से चल के आई होगी, बर्ड में से चल के आई होगी। ऑब्वियसली ऐसे रे चल के नहीं आएगी गोल गोल, मैंने बस ड्रॉ कर दिया, रे तो स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, ठीक है ना। तो अब क्या दिखेगा आपको, तो फिर से निकाल देते हैं डी डैश 20 मीटर की हाइट है, इंसिडेंस इस बार 1 में हुआ है और रिफ्रैक्शन 4/3 में हुआ है। बात समझ आ रही है। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल गया 60/4, है ना, 15 मीटर। अरे यही होगा ना, 15 मीटर, ठीक है ना, 1/2। तो आपका डी जो एक्चुअली उसे डिस्टेंस दिख रही होगी वो कितनी हो जाएगी, उल्टा कर दिया क्या मैंने, अच्छा 80/3 होगा। 80/3 मीटर। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस उसे दिखेगी वो क्या हो जाएगी 80/3 प्लस 10 मीटर, सॉरी 80/3 प्लस 20 मीटर। ये दिखने वाली है किसको, फिश को, 10 मीटर। क्या हो रहा है भाई, 80/3 प्लस 10 मीटर। अरे समझ आया क्या, 110/3 मीटर डिस्टेंस दिख रही होगी बर्ड को। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें फॉर्मूला यूज क्या करना होता है कि डी बराबर डी डैश बराबर होगा डी अपॉन म्यू इंसिडेंस बाय म्यू रिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या। तो आगे भाई नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज यहीं पे समाप्त करते हैं।